प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों, हम सेकेंड पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत आज विश्व की जनसंख्या वितरण और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पूर्व हमने विश्व की प्रमुख आदिम व्यवसाय अर्थात आदिम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया था। अब हम जनसंख्या वितरण के अंतर्गत पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या का अध्ययन किसी भी विषय के अंतर्गत क्यों किया जाता है, या फिर हम यूँ कह लें कि जनसंख्या का क्या महत्व है, जनसंख्या के अध्ययन का क्या महत्व है। विश्व वितरण के अंतर्गत हम पहले जनसंख्या और उसके वितरण की बात करें तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो मुख्य विषय है मानव भूगोल, और मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का प्रमुख स्थान है अर्थात मानव केंद्रीय स्थल के अंतर्गत आता है। ये इसलिए क्योंकि मानव अपने वातावरण का उपयोग करता है, अर्थात उसके आसपास का जो भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण है वह उसका उपयोग करके उसमें परिवर्तन लाता है। धरती या पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न संसाधनों जैसे मिट्टी, जल, खनिज, वनस्पति, जीव जंतु आदि का उपयोग मानव के द्वारा ही किया जाता है। इन्हीं संसाधनों के उपयोग से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप जैसे खेती, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन आदि करता है और सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करता है, आर्थिक विकास करता है। इसीलिए मानव भूगोल में किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मानव वर्ग अर्थात जनसंख्या का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत, अब जनसंख्या के अध्ययन के महत्व की अगर हमने बात की है तो इस जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत हम किन मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित करते हैं। तो जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या, जनसंख्या में कमी या वृद्धि, जनसंख्या का एक से दूसरे प्रदेश में वितरण, मानव का किसी न किसी वजह से अपने स्थान से अन्यत्र प्रवास, शारीरिक शक्ति, नर नारी का अनुपात, भिन्न भिन्न आयु वर्ग आदि विभिन्न पक्षों का अध्ययन जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन का पहलू है। कुछ भागों में जनसंख्या सघन पाई जाती है तो कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का विरल वितरण दिखाई देता है। जनसंख्या के इस असमान वितरण को कई भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जनसंख्या का जो असमान वितरण है उसके क्या कारण हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, अर्थात किस वजह से किसी क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है तो कुछ क्षेत्र में जनसंख्या विरल, बहुत कम या नहीं के बराबर पाई जाती है। तो इन कारकों के अंतर्गत हम देखेंगे धरातल पर जनसंख्या वितरण में परिवर्तन होता है। वर्तमान में जनसंख्या पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ ही प्रदेशों में मानव का सघन बसाव पाया जाता है, जबकि पृथ्वी के अधिकांश क्षेत्र जन विहीन है अर्थात खाली पड़े हैं। विश्व की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग धरातल के मात्र 5% भाग पर निवास करता है, जबकि धरातल के 60% से अधिक भाग पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये असमान वितरण को दर्शाता है। जनसंख्या के वितरण पर वातावरण के विभिन्न तत्व और प्रदेश की उत्पादन क्षमता का प्रभाव पड़ता है। जलवायु, मिट्टी, धरातल की संरचना, जलापूर्ति के विभिन्न साधन और खनिज पदार्थ प्रमुख प्रभावित करने वाले भौतिक या प्राकृतिक कारक हैं। आर्थिक विकास की अवस्था, तकनीकी, सामाजिक संगठन और जीवन दर्शन आदि सांस्कृतिक विषमताएं भी जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करती हैं।
तो ये छोटे छोटे दो प्रश्न बनते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक या प्राकृतिक कारक कौन से हैं और प्रमुख सांस्कृतिक कारक कौन से हैं। तो इसका आंसर इसमें है, आगे भी मैंने इसको दर्शाया है। अब जनसंख्या के वितरण को जो भी कारक प्रभावित करते हैं उन्हें हमने 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले कारक वे हैं जो स्थायी हैं और विश्वव्यापी हैं। इसके अंतर्गत किसी भी प्रदेश की स्थिति, धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल की बनावट या संरचना और उस प्रदेश की जलवायु, ये स्थायी कारक हैं। प्रादेशिक कारकों के अंतर्गत किसी प्रदेश के विभिन्न संसाधन जो प्रकृति ने प्रदान किए हैं, जैसे मिट्टी, वनस्पति, जल, जंतु, जीव, खनिज आदि। तीसरा कारक सांस्कृतिक कारक है। ये ऐसे कारक होते हैं या मानव अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, तकनीकी ज्ञान से, अपनी मेहनत से विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा संस्कृति का निर्माण करता है। और राजनीतिक और सामाजिक कारकों के अंतर्गत सरकार की नीतियां और विभिन्न समाज की मान्यताएं सम्मिलित हैं। अब हम विस्तार से इन सभी कारकों का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इन 4 वर्गों में विभाजित किया है। भौतिक कारकों के अंतर्गत उच्चावच और जलवायु 2 मुख्य भौतिक कारक हैं जो वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मृदा अर्थात मिट्टियाँ, वनस्पति और खनिज भी प्रमुख भौतिक कारक हैं। उच्चावच के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से ये देखना है कि उच्च भाग से लेकर मैदानी भाग तक अर्थात उच्च पर्वत, उबड़ खाबड़ प्रदेश, पठारी प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम रहना पसंद करती है अर्थात विरल जनसंख्या रहती है। उच्च पहाड़ी प्रदेशों में भूमि का ढाल तेज होता है और वहाँ उचित स्थान नहीं मिल पाता है। कटाव या अप्रदन के कारण मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाता है और जो आपका उपजाऊपन है वो भी कम होता है। इस वजह से ऐसे भागों में जनसंख्या का बसाव कम होता है। हिमालय, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र ऐसे ही भाग हैं जहाँ पर जनसंख्या का बसाव कम है। लेकिन इन पठारी भागों में जहाँ कहीं एक मैदानी भाग मिल जाता है, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, वहाँ जनसंख्या का बसाव होने लगता है। इसके अलावा जो मैदानी भाग हैं वहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मानव जीवन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी है? उसके निवास, उसके कृषि उद्योग के लिए समतल भूमि मिल जाती है और वहाँ उचित साधनों का विकास हो जाता है, परिवहन के साधनों का विकास किया जा सकता है। नदियों की घाटियों में कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल की आपूर्ति, परिवहन का विकास आदि ऐसे कारण हैं जिससे जनसंख्या आकर्षित होती है और यहाँ जनसंख्या का अधिकता पाई जाती है। विभिन्न नदी घाटियाँ जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि में विशाल जनसमूह का निवास रहता आया है। प्राचीन सभ्यताएं भी इन्हीं नदी घाटियों में विकसित हुई हैं और इसी वजह से नदी घाटियों को सभ्यता के पालने कहा गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक कारक है वो जलवायु है। तापमान, वर्षा, आर्द्रता की दशाएं जनसंख्या को प्रोत्साहित करती हैं। बहुत अधिक ठंडा प्रदेश होगा या बहुत अधिक गर्म शुष्क प्रदेश होगा तो वहाँ प्रतिकूल दशाएं होंगी और जनसंख्या कम पाई जाएगी। उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों, अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, साइबेरिया आदि बहुत ठंडे इलाके हैं और वहाँ जनसंख्या अल्प है। दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः मानव रहित है। मरुस्थलीय क्षेत्र, रेगिस्तानी भाग भी जनविहीन है क्योंकि वहाँ शुष्क वातावरण होता है और मानव जीवन है तो अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक ताप के साथ साथ अधिक आर्द्रता भी होती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए कई बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और इस वजह से यहाँ अधिक ताप, वर्षा के कारण सघन वन भी पाए जाते हैं तो जनसंख्या का
कम बसाव मिलता है, जनसंख्या कम पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ताप और आर्द्रता स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होती है। घने वनों के कारण जनसंख्या का अभाव होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है मिट्टी, और मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ कृषि मुख्य आर्थिक व्यवसाय होता है, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या यहाँ पर बसने लगती है। नदी घाटियों में जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र बन जाते हैं। खनिज पदार्थ, ऐसे क्षेत्र जहाँ खनिजों के पर्याप्त भंडार हैं वहाँ पर लोग श्रमिक के रूप में काम करने लग जाते हैं। कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिज उद्योग पनप जाते हैं और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। इस वजह से ऐसे खनिजों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव बढ़ने लगता है। विश्व में कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे स्वीडन में गेलीवारे एक ऐसा क्षेत्र है जहां लौह अयस्क की अधिकता है और इस वजह से जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कनाडा में यूकान घाटी भी ऐसा ही क्षेत्र है जहां पर स्वर्ण भंडार के कारण जनसंख्या का बसाव है। जर्मनी का रूर क्षेत्र, रूस का डोनेट्स बेसिन, भारत का छोटा नागपुर का पठार, ब्रिटेन का पिनाइन क्षेत्र आदि सभी खनिज भंडारों के कारण ही सघन आबादी वाले क्षेत्र बन गए। वनस्पतियां भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। जहां पर आर्थिक महत्व वाली वनस्पतियां होती हैं वहां पर इनका बसाव अधिक होने लगता है। ये तो जो मुख्य कारक थे वो थे भौतिक या प्राकृतिक कारक। इसके अलावा कुछ मानवीय कारक, कुछ आर्थिक कारक, कुछ सामाजिक कारक भी हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। मानवीय आर्थिक कारकों में जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, नगरीकरण है, ये सभी ऐसे कारक हैं जो अपने यहाँ जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। ऐसे क्षेत्र जो कृषि की दृष्टि से विकसित हैं वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है, जैसे प्रेरी प्रदेश, स्टेप, पंपास के मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर कृषि विकास के कारण जनसंख्या का विकास अधिक हुआ। नगरीकरण, नगरों का विस्तार, विशेष रूप से उद्योग, खनन, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन आदि के केंद्र नगर होते हैं और ऐसे नगरीय क्षेत्रों में लोगों को कई सुविधाएं मिलने के कारण जनसंख्या आकर्षित होने लगती है। उद्योग के विकास की वजह से किसी क्षेत्र में लोगों का बसाव बढ़ने लगता है, सघन जनसंख्या के क्षेत्र बन जाते हैं और इसी औद्योगिक विकास से नगरों का विकास होने लगता है। उद्योगों के कारण कई श्रमिकों को, कई लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा विकसित परिवहन सुविधाएं भी जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। ऐसे क्षेत्र जो यातायात परिवहन की दृष्टि से उत्तम हैं, जहां पर कई तरह के सस्ते परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, वहां जनसंख्या रहना पसंद करती है। अगला जो कारक है बाह्य आय अर्थात विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की क्षमता। अगर ये क्षमता है तो जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। यूरोप में सघन जनसंख्या होने का कारण वहाँ के लोगों में विदेशों में लगाई गई पूंजी, पर्यटकों द्वारा उठाए गए खर्चे और विश्व के अन्य भागों में जहाज़ों तथा अन्य सेवाओं से बाह्य आय अर्थात मुद्रा प्राप्त करने की क्षमता होती है और इसी वजह से उन्नत देशों में विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने की क्षमता भी होती है और इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगती है। सामाजिक और धार्मिक कारक भी ऐसे हैं। कई लोगों में मान्यताएं होती हैं, धार्मिक विश्वास होते हैं, कुछ अंधविश्वास भी होते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या और उसके वितरण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मुस्लिम जो लोग होते हैं उनमें बहु विवाह, हिंदुओं में बाल विवाह आदि कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिससे जनसंख्या बढ़ती है। कई जातियों में परिवार नियोजन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली भी निरंतर चली आ रही है जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती आई है। तो कुछ सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक कारकों में सरकार की नीतियां आदि भी
जनसंख्या और उसके वितरण को प्रभावित करती रहती है। और अंतिम कारक हम बता सकते हैं, किसी भी प्रदेश का युद्ध या शांति का स्तर किस तरह का है। जनसंख्या में वृद्धि केवल तभी हो सकती है जबकि वैश्विक स्तर पर शांति बनी रहे। युद्ध या उन्माद की स्थिति होने पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और जनसंख्या में कमी आने लगती है। प्रथम विश्व युद्ध से अब तक लगभग 9 करोड़ व्यक्ति युद्धों की भेंट चढ़ चुके हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के विकास हेतु शांति और आर्थिक विकास का स्तर रहना भी जरूरी है। केवल शांति से ही काम नहीं चलेगा, शांति के साथ साथ रोजगार के साधनों की भी उपलब्धता होना आवश्यक है। तो छात्रों, ये तो हमने पढ़े हैं जनसंख्या के वितरण और उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। अगले टॉपिक में हम देखेंगे विश्व जनसंख्या का प्रतिरूप किस तरह का है। तब तक के लिए धन्यवाद।